Welcome to Physics Aboard. This is 7th lecture on force and Newton's laws of motion. और इस लेक्चर में भी मिसलेनियस टाइप्स के क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स को डील करेंगे। शुरू करते हैं अपरेंट वेट इन केस ऑफ लिफ्ट और एलिवेटर से। लेट्स स्टार्ट नाउ। अपरेंट वेट यानी जो एक्चुअल वेट नहीं है इन केस ऑफ लिफ्ट और एलिवेटर। लिफ्ट और एलिवेटर। तो आप जानते हैं कि अगर आप सिंपली किसी वेट मेजरिंग मशीन पे खड़े हो जाएं, ठीक है, तो ये क्या, इसका एक नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के कारण, और आपका अगर मास m है तो वर्टिकली डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, वेट आ जाएगा। देयरफॉर अगर इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लिखें n माइनस mg इज इक्वल टू 0, देयरफॉर n इज इक्वल टू mg, यानी नॉर्मल रिएक्शन जो है दिए हुए वेट मेजरिंग मशीन पर वो आपको क्या बता दे रहा है, वेट बता दे रहा है, ठीक है। इन केस ऑफ लिफ्ट और एलिवेटर, अगर ये आपका लिफ्ट है या एलिवेटर है और यहाँ एक वेट मेजरिंग मशीन रखी हुई है, क्लियर है, और अभी एक्सेलरेशन 0 है, किसका, एलिवेटर जो अप जाएगा या डाउन आएगा उसका अभी क्या है, 0 है, और आप यहाँ इस पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो जब 0 है तो सिंपल एक नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा mg, ठीक है। फिर से n माइनस mg इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू mg, यानी अगर अर्थ के सरफेस पे आप थे तो भी वही आ रहा था, जब एलिवेटर रुका हुआ है उस केस पे दोनों एक दूसरे के इक्वल है। बट अगर एलिवेटर इज गोइंग अप, ठीक है, मान लीजिए ये अर्थ का केस है, नॉर्मल केस, नॉर्मल सरफेस पे, ठीक है। केस 2, जब लिफ्ट इज स्टैटिक और लिफ्ट इज एट रेस्ट, ठीक है, उस केस में। थर्ड केस देखते हैं, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड with acceleration a0, ठीक है। तो कंडीशन समझ लीजिए, ये रहा आपका एलिवेटर और लिफ्ट, उसकी सरफेस पे ये वेट मेजरिंग मशीन, ठीक है, और ये अप जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a0। नाउ ये लिफ्ट का केबल इसको ऊपर ले जाने में मदद कर रहा है और आप यहाँ खड़े हुए हैं। जब ये एक्सेलरेटेड मोशन में है तो स्यूडो फोर्स या फिक्सिशियस फोर्स काम करने लगता है, ठीक है। इन दैट केस दिस इज n, और मैंने ऑलरेडी बताया हुआ स्यूडो फोर्स के केस में, फॉल्स फोर्स के केस में, कि जो नॉन इनर्शियल बॉडी का एक्सेलरेशन है, न्यूटन सेकेंड लॉ को वैलिड बनाने के लिए आपको उस एक्सेलरेशन के अपोजिट में एक्सेलरेशन ऐड कर देना है। तो एक तो अगर ये मास m है, इन ऑल 3 केसेस टिल नाउ m, तो ये क्या हो जाएगा, ये ma0 हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में
एक आपका आ गया वेट और दूसरा ma0। क्लियर है? सो दैट कि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम के केस में भी न्यूटन्स लॉ को विथ ऑल द वैलिडिटी देख सकें। ठीक है ना? नाउ कंडीशन क्या है? ये पूरा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, देयरफॉर जब आप इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, मान लेते हैं हम कि ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये हमारा पॉजिटिव मूवमेंट का डायरेक्शन। देयरफॉर जब आप इसको लिखेंगे तो n माइनस ये दोनों एक साथ है ma0, ठीक है, माइनस mg इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी आपने ये लगा लिया है इक्विलिब्रियम के कंडीशन के लिए। ठीक है, नाउ दोनों को उधर उठाकर ले जाएं। इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि अलग से कोई एक्सेलरेशन, यहाँ पर अंदर में कोई मूवमेंट नहीं है। आपने ऑलरेडी न्यूटन सेकेंड लॉ को वैलिड बनाने के लिए इस एक्सेलरेशन के अपोजिट एक एक्सेलरेशन ले लिया है। ठीक है, नाउ इस दोनों को इधर ले जाएंगे जब, तो ये कितना हो जाएगा, a0 प्लस g। क्लियर है? उस साइड ले गए। अब क्या है, नॉर्मल केस में देखिए ये आपका वेट है, लेकिन जब ये एक्सेलरेटेड मोशन से ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपका रिजल्ट वेट का कितना आ गया, ma0 प्लस g, यानी एक्सेलरेशन ये जो है वो ऐड हो गया है दिए हुए नॉर्मल केस वाले एक्सेलरेशन में, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में इतना ज़्यादा एक्सेलरेशन जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन था वो ऐड हो गया। अब इसी कारण से जब आप लिफ्ट पर सवार होके ऊपर के फ्लोर्स की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो आपको बॉडी जो है वो थोड़ा ज़्यादा वेटफुल महसूस होता है। क्लियर है? आप तो अक्सर जाते ही हैं मॉल्स में, अपार्टमेंट्स में, बड़े बड़े सुपरमार्केट्स में, तो वहाँ पर क्या होता है, जब भी आप लिफ्ट पकड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं आपको फील होता है कि आपका नॉर्मल से ज़्यादा वेट लग रहा है। क्लियर है? यही कारण है वहाँ पे, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है वो ऐड हो जा रहा है नॉर्मल वाले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। फोर्थ केस देखते हैं। अब आइए फोर्थ केस में, जब आप लिफ्ट या एलिवेटर गोइंग डाउनवर्ड्स विद एक्सेलरेशन a0, सेम कंडीशन फिगर के हिसाब से, बट इस बार क्या दिखाना है, ये आपका लिफ्ट, ठीक है, ये रहा आपका वेट मेजरिंग मशीन, आप यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, और ये किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ऑलरेडी ये लिफ्ट क्या हो गया, नॉन इनर्शियल हो गया, क्योंकि एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स डाउन साइड। देयरफॉर मैंने क्या बताया हुआ था कि आपको न्यूटन लॉ को वैलिड करने के लिए इसके अगेंस्ट, नॉर्मल तो ऑलरेडी लग ही रहा है इसमें, इसके अगेंस्ट एक एक्सेलरेशन लगाना है, और ये ma0 हो गया और ये mg। अगर ये डाउनवर्ड्स जा रहा है और इसी को हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान लें तो क्या हो जाएगा, ये mg माइनस ma0 माइनस n इज इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम कंडीशन। नाउ m कॉमन ले लीजिए, g माइनस a0 इज इक्वल टू n। ठीक है, देख लीजिए कंडीशन अब क्या आ गया, वेट जो है वो नॉर्मल केस में इतना आ रहा था, लेकिन जब एक्सेलरेटेड मोशन के साथ एलिवेटर नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में से ये एक्सेलरेशन लिफ्ट का
सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। यही कारण है कि जब आप एलिवेटर से नीचे की तरफ डिसेंड कर रहे होते हैं, उतर रहे होते हैं, तो आपको वेटलेस, कम वेट आपका फील होता है, यानी वेटलेसनेस आ जाती है आपके अंदर। ठीक है, इसीलिए बहुत लोगों को लिफ्ट में चढ़ने से थोड़ा सा फियर सा फील होता है। जब वो चढ़ रहे होते हैं या उतर रहे होते हैं तो उनको इसी कंडीशन की वजह से लगता है अरे यार कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। देयरफॉर वो चढ़ने से अच्छा ये समझते हैं कि लैडर को फॉलो करके ऊपर की तरफ चले जाया जाए। सो ऊपर जाइएगा, लिफ्ट के अंदर सवार होकर एक्सेलरेटेड मोशन है तो वेट फील होता है ज़्यादा, और जब नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो आपका वेट कम फील होने लगता है। आपको कंडीशन अच्छे से समझ लीजिए। अगर ये केबल किसी कारण से स्नैप कर जाए, टूट जाए, कितना कंडीशन, फिफ्थ, इफ केबल स्नैप्स, टूट जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये केबल था और यहाँ से टूट गया, ये टूट गया, तो अब ये सारे कंडीशन हटा लीजिए इसी फिगर से। ठीक है, नो नॉर्मल, नो नथिंग। अब क्या हो जाएगा उस केस को भी समझ लीजिए। इस केस में जब केबल स्नैप कर गया, टूट गया, तो देखिए लिफ्ट का एक्सेलरेशन फ्री फॉल हो जाएगा ना लिफ्ट का, तो लिफ्ट भी फ्री फॉल से नीचे की तरफ जा रहा है और आप भी फ्री फॉल से नीचे की तरफ जा रहे हैं। यानी लिफ्ट का एक्सेलरेशन या एलिवेटर का एक्सेलरेशन, लिफ्ट और एलिवेटर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पर्सन। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू फ्री फॉल, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों एक्सेलरेशन यानी ए नॉट जो शुरू से मानते आ रहे थे वो भी जी के बराबर और जी ऑलरेडी जी के बराबर। ठीक है, तो आइए, ये कंडीशन था नीचे फॉल करने का, वो तो ऊपर जा रहा था। ठीक है, नीचे फॉल करने के केस में यही था, लिफ्ट ब्रेक करेगा, अगर केबल ब्रेक कर जाए तो यही कंडीशन होगा, नीचे की तरफ फॉल कर रहे होंगे, फ्री फॉल हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर वो वैल्यू यहाँ डाल दें, ठीक है, यहाँ पर m और g और a नॉट इक्वल है। ठीक है, कैंसिल आउट m इंटू 0, देयरफॉर n कितने के बराबर आ गया, यानी नॉर्मल रिएक्शन इस केस में 0 के बराबर हो गया, यानी कांटेक्ट है ही नहीं। इसी कारण से जब भी केबल एलिवेटर का स्नैप कर जाए या टूट जाए तो आपका लिफ्ट के सरफेस से कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और हो सकता है इस केस में अब तो बहुत सारे सेकेंडरी ऑप्शन भी आ गए हैं कि कैसे मैनेज किया जाए। पहले इस केस में जाकर कहीं ना कहीं फंस जाते थे, काफ़ी चोट लगती थी। ओके, अब लेते हैं कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को, प्रॉब्लम्स को। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। एक एलिवेटर है जिसमें आप खड़े हुए हैं, ये रहे आप। ठीक है, यहाँ एक वेट मेजरिंग मशीन के ऊपर आप खड़े हुए हैं। ठीक है, और अभी आपने इसके बहुत सारे केसेस देखे हैं एपरेंट वेट के। मान लेते हैं कि ये ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये एलिवेटर ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, जाना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद ये स्टेडी स्टेट में आ जाता है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कुछ देर के लिए ऊपर जाता रहता है और फिर रिटार्डेशन शुरू कर देता है, यानी क्या करता है, वेलोसिटी को स्लो डाउन, यानी रिटार्डेशन हो जाता है।
तो याद रखिएगा रिटार्डेशन के केस में एक्सेलरेशन का ठीक अपोजिट होता है रिटार्डेशन। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन का ठीक अपोजिट। क्लियर है? न्यूमेरिकल को डील करने के लिए आपको इस बात को माइंड में फिक्स रखना है। ये मत सोचने लगिएगा कि अरे स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है, यानी रिटार्डेशन आ गया है, रिटार्डेशन आ गया तो जा तो ऊपर की तरफ ही रहा है, नहीं, उसका डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। क्लियर है? तो क्वेश्चन बनाने के लिए ये बात दिमाग में बिल्कुल फिक्स रखिएगा। एक बात और है इस क्वेश्चन में, यहाँ कह रहा है कि जब ये एक्सेलरेट कर रहा था या रिटार्डेशन हो गया था, उस दोनों हालत में मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रिटार्डेशन। ये बात क्लियर रखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि ये जो मैक्सिमम जो वेट मेज़र कर रहा है, मैक्सिमम केस में वेट, देखिएगा इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में वेट लिखा हुआ है जबकि ये वेट मेजरिंग मशीन आपका मास मेज़र कर रहा है। तो मैक्सिमम जो वेट है वो जो क्वेश्चन के हिसाब से लिखा हुआ है वो 72 kg दिया हुआ है, याद रखना है इस बात को। और मिनिमम जो वेट है वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से, वो है 60 kg। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, एक्चुअल वेट निकालना है, जो एक्चुअल रीडिंग है, एक्चुअल रीडिंग यानी मास निकालना है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये वेट मेजरिंग मशीन आपका मास मेज़र करता है, एक्चुअल वेट, जिसको मैं इस वक्त मान ले रहा हूँ कि आपका ओरिजिनल जो मास है वो m है, तो m इज इक्वल टू वॉट। और ये भी बता देना है कि ये एक्सेलरेशन कितना था आपका, ठीक है, चाहे वो आप एक्सेलरेट कर रहे थे या लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा था या लिफ्ट में रिटार्डेशन शुरू हो गया था। तो दो कंडीशन है, आपको दोनों को खास ख्याल रखना है। चलिए पहला केस ले लेते हैं, जो ये अप जा रहा है, लिफ्ट अप की तरफ जा रहा है, उस केस में फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, लीजिए ये रहा आपको फ्री बॉडी डायग्राम, ये आप खड़े हुए हैं, ठीक है। एक इसके कारण नॉर्मल रिएक्शन, और मैंने कहा हुआ है कि अगर ये लिफ्ट ए नॉट से जा रहा है तो न्यूटन के लॉ को वैलिड बनाने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट उसके अपोजिट, जिस डायरेक्शन में इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसके अपोजिट आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन को दिखा देना है। ठीक है, और ये रहा mg। क्लियर है? अप जा रहा है तो अब इसके लिए इक्वेशन लिख लीजिए। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हम ये y मान लेते हैं तो n माइनस एम ए नॉट माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए नॉट, और यही तो नॉर्मल रिएक्शन क्या बताता है, वेट बताता है। देयरफॉर उस केस में जब आप लिखेंगे तो कितना है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है ना, जस्ट मैंने अभी बताया है, एम जी प्लस ए नॉट। कितना हो जाएगा ये 72 kg। मैं सबको kg वेट इज एम जी, देयरफॉर यहाँ 72, और मैं ये लूँगा 10, मैं कितना ले रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो 10 मैंने लिख लिया। कितना आ गया आपका ये पहला इक्वेशन, एम जी प्लस ए नॉट इज इक्वल टू 720 न्यूटन। मैं लिख नहीं रहा हूँ यूनिट, इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए रिटार्डेशन का केस, यूनिफॉर्म है तब तो आपको लेना ही नहीं, यूनिफॉर्म होगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। मैंने बहुत इनिशियल केसेस में भी ये सब बताया हुआ है, बहुत इनिशियल लेक्चर में यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो अब दूसरा केस है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में आपको एक्सेलरेशन किधर दिखाना है, ये रहा आपका वेट मेजरिंग मशीन जिसके ऊपर आप
खड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये सरफेस पे रखा हुआ है, ये तो क्लियर है। आपको कहाँ दिखाना है रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन, इसके जस्ट अपोजिट। ये नॉर्मल रिएक्शन, और मैंने कहा है नॉन इनर्शियल फ्रेम है, उसको वैलिड बनाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स, और ये mg, चूँकि ये नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको इस बार डायरेक्शन ये लेना पड़ेगा। देयरफॉर mg माइनस n माइनस ma0 इज इक्वल टू 0। n को उस साइड ले जाइए, ये क्या हो जाएगा, g माइनस a0। अभी अपेरेंट वेट बताया हुआ है, जस्ट पीछे जाकर देखिए, आप वहाँ पर देख पाएंगे कि जब लिफ्ट या एलिवेटर डाउन साइड जा रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है। यहाँ पर मिनिमम वेट 60 kg, देयरफॉर दिस इज 60 इंटू 10, और ये कितना mg माइनस a0। ये इक्वेशन सेकेंड। मास यहीं से निकालना है आपको, ठीक है। तो आपको तो मालूम है g का वैल्यू मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहा हूँ। अगर a0 पहले केस में हटा देते हैं इसका और इसका यूज़ करके, तो हमें क्या मिल जाएगा, मास पता चल जाएगा। आइए दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 विथ 2, ठीक है। mg प्लस a0 इज इक्वल टू 720 एंड mg माइनस a0 इज इक्वल टू हाउ मच, 600। ऐड करना है, कितना हो गया ये 1320 न्यूटन, और यहाँ पे m कॉमन ले लीजिए तो कितना हो गया, g प्लस a0 प्लस g माइनस a0, कैंसिल आउट, 2g मीन्स 2mg इज इक्वल टू 320 न्यूटन। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझकर चलना है ये। अब क्या है, m दैट इज 1320 न्यूटन डिवाइडेड बाई 2g, g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 66 kg। ये क्या आ गया आपका, यही आपको निकालना था एक्चुअल वेट, और एक्सेलरेशन निकालना हो। अब 66 kg आ गया है, किसी एक में वैल्यू डाल दीजिए। मान लीजिए मैं इसी में डाल देता हूँ, ठीक है। लीजिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ mg का वैल्यू 10, a0 इज इक्वल टू 720, m का तो मालूम हो ही गया हमें 66 है, ठीक है। देयरफॉर 10 प्लस a0 इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाई 66, देयरफॉर a0 इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाई 66 माइनस 10। एलसीएम ले लीजिए, ये 66, ये हो गया 720 माइनस 660, सब्ट्रैक्ट करके लिख लीजिए 0, ये 6 डिवाइडेड बाई 66, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 0.99 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, 10/11 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो यही 0.99 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा आपको, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और लेते हैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई लिफ्ट है जिसके अंदर एक क्या लगा हुआ है, वेट मेजरिंग बैलेंस लगा हुआ है, ठीक है। ये वेट मेजरिंग बैलेंस है और उससे एक पुली लगी हुई है, और उस पुली से एक 1.5 kg का मास, ये 1.5 kg का मास और ये 3 kg का मास हैंग किया हुआ है, और
ये जो पूरा लिफ्ट है ये अप जा रहा है g/10 एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि वेट जो इस पर यानी बैलेंस जो है इस दोनों का वेट कितना शो कर रहा है, व्हाट इज द वेट शोन बाय द बैलेंस इन सच सिचुएशन। क्लियर है। तो फिर से एलिवेटर का केस है, फिर से अपरेंट वेट वाला केस आपको ध्यान में रहना चाहिए। और देखिए ये g/10 लिया है, लेकिन मैं g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लूँगा, 9.8 नहीं लूँगा। थोड़ा बहुत क्या होगा, रिजल्ट वेरी कर जाएगा, ठीक है। सिचुएशन क्लियर है आपके पास। फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ से देखिए, तो ये जो वेट लग रहा है यहाँ पर एक टेंशन ये लगा रहा है, और इस पर एक मान लीजिए ये, इसको हम T' बोल देते हैं, और ये दोनों सेम स्ट्रिंग है इसलिए TT लग रहा है दोनों पे। तो याद रखना है यहाँ पर कि इस केस में T' इज इक्वल टू 2T। क्लियर है। और जितना ये रिजल्ट आएगा वही मास बताएगा, यानी इस पर जो वेट है लटका हुआ वो वही बताएगा, ठीक है। आइए अब इसको समझते हैं। इस पूरे सिचुएशन को समझिए। मैं इसको अलग कर दे रहा हूँ। ये 3 kg और ये 2 kg, सॉरी 1.5 kg, ठीक है। तो ये ज़्यादा वेटफुल है, ये नीचे जाएगा। मान लीजिए ये एक्सेलरेशन ए से नीचे जाएगा तो ये ए से अप जाएगा, और ये पूरा सिस्टम ही यानी जो एलिवेटर है g/10 से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैंने कहा है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, उसको वैलिड बनाने के लिए न्यूटन लॉ को आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें नीचे की तरफ ये दिखाना पड़ेगा फॉर द गिवन 3 × g/10, और यहाँ कितना आ गया 3 × g। क्लियर है ये बात। और दूसरा ये टेंशन उस पर ऊपर की तरफ, उसी तरह ये ऊपर जा रहा है, चूँकि ये 3 kg का है तो नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, बट पूरा लिफ्ट ऊपर जा रहा है। इस केस में आपको फिर से एक्सेलरेशन जो इसके कारण है वो क्या दिखाना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट 1.5 × g/10, और दूसरा जो इसका वेट के कारण है दैट इज़ 1.5 × g। क्लियर है। और इसमें भी ये t ऊपर की तरफ लग रहा है। अब आइए आपको इस पर कंसीडरेशन देना है। पहला मैं इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहता हूँ। ये मास नीचे जा रहा है इसलिए मैं इसी को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेता हूँ, एंड इन दैट केस ये कितना हो जाएगा 3g/10 प्लस 3g माइनस t इज इक्वल टू 3 × दिस एक्सेलरेशन। क्लियर है। इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए इसके लिए लिखना है, ये मास ऊपर की तरफ जा रहा है, देयरफॉर मैं इसको पॉजिटिव मान लेता हूँ इस डायरेक्शन को। देयरफॉर इसके लिए जब लिखेंगे तो t जिधर आपने पॉजिटिव माना है उसको ले लीजिए, और ये अपोजिट डायरेक्शन 1.5g माइनस 1.5 g/10, 1.5 g/10 इज इक्वल टू 1.5 a, ठीक है। एक्सेलरेशन के साथ आपने लिख दिया। एक ऑलरेडी आपका यहाँ पर आपने इक्वेशन निकाला हुआ, इसको a बोल देते हैं, 1 2 चुके वहाँ ले चुके हैं। अब करना क्या है आपको कि यहाँ पर 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, तो t और 3a के बीच में, सॉरी t और एक्सेलरेशन के बीच में आप रिलेशन ला सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे वो रिलेशन आप ला सकेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से और ऐड कर लीजिए इक्वेशन 1 में। देखिए 3g/10 प्लस 3g माइनस t इज इक्वल टू 3a। अब उसको जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2t
माइनस 3g अपॉन 10 इज इक्वल टू 3a। क्लियर है? ऐड करना है आपको। देखिए कौन सा इसमें से स्ट्राइक आउट होके कट जाएगा। 3g से 3g, ये वाला इससे कट गया, 2t में से t सब्ट्रैक्ट किए, t हो गया, और ये 3a एंड 3a कितना हो गया 6 से। t इज इक्वल टू हाउ मच, 6 से आ चुका आपका। ठीक है, अब जब एक बार ये रिलेशन आ गया है तो एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। तो देख लीजिए 3 इंटू 10, मैंने पहले ही बोल दिया g का वैल्यू मैं 10 लूँगा, थोड़ा बहुत रिजल्ट वेरी कर जाएगा। ठीक है, 9.8 लेने के हिसाब से। ठीक है, वैल्यू माइनस 6 है इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ भी कितना लेना था, 10 ही लेना था। ठीक है, कितना हो गया 3 प्लस 30, और इधर गया तो 9 है, माइनस था, इधर गया प्लस हो गया, कितना हो गया 33 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू a। इसको सॉल्व कर लीजिए, a कितना आ जाएगा 33 अपॉन 9, 11 अपॉन 3 डिवाइड करके लिख लीजिए, ये हो जाएगा 3.6 अप्रॉक्सीमेटली 666 आएगा। 3.67 आप लिखकर छोड़ सकते हैं। एक्सेलरेशन इतना आ गया। अब यहाँ पुट कर दीजिए, t इज इक्वल टू 6 इंटू 3.67। ठीक है, सो कितना हो गया 22.02 न्यूटन। तो ये आ गया इतना। अब मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है आपको, t आपने निकाल लिया, t डैश यहाँ लग रहा है, देयरफॉर t डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 22 ही मैं ले रहा हूँ, पूरा नहीं ले रहा हूँ, कितना हो जाएगा 44 न्यूटन। ठीक है, अब ये किसके बराबर, आखिर ये टेंशन इस पूरे पर लगे हुए mg के बराबर। ठीक है, तो अब क्या हो गया, mg इज इक्वल टू 44 न्यूटन, देयरफॉर m इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई g कितना 10, कितना आ गया ये 4.4 kg। यही वहाँ पर रीडिंग बता रहा है। मैंने पहले ही आपको क्या दिया, मैंने g 10 लिया है, अगर 9.8 लेंगे थोड़ा बहुत रिजल्ट वेरी करेगा। सो मास रीडिंग कितना बता रहा है यहाँ 4.4 kg। ठीक है, देख लीजिए अगर 3 और 1.5 को यानी 3 प्लस 3/2 जोड़ते तो ये आ जाता 4.5, लेकिन यहाँ कितना बता रहा है 4.4 kg बता रहा है। क्यों बता रहा है, क्योंकि ये एपरेंट वेट है। ठीक है, एपरेंट मास है, चूँकि ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट, वैसे मास तो कभी चेंज करता नहीं है। ठीक है, मास ऑलवेज फिक्स रहता है, लेकिन यहाँ पर एपरेंट वेट के हिसाब से आपने निकाला है और एक्सेलरेटेड मोशन के हिसाब से निकाला है। देयरफॉर कितना आ गया 4.4 kg आ गया। एक्चुअली कितना होना चाहिए था 4.5 kg होना चाहिए था। रिजल्ट कितना आ रहा है 4.4 kg आ रहा है। बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार मास से रिलेटेड लेंगे बट लिफ्ट के बाहर लेंगे। इस क्वेश्चन का सिचुएशन ये है कि एक सरफेस पे कोई मास यूनिफॉर्म रॉड रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर लंबाई का। ठीक है, और उसका मास है 3 kg। क्लियर है, तो उसको दो हिस्से में बांट दिया गया है, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और पुली के थ्रू दोनों तरफ उस पर एक वेट लगा दिया गया है, इस तरफ से 20 न्यूटन का और पुली के थ्रू इस तरफ से 32 न्यूटन का। दो वेट दोनों तरफ से लटका दिया गया है। क्लियर है, पूरा फ्रिक्शन लेस है ये सरफेस जो है। तो आपको बताना है कि 20 सेंटीमीटर वाला जो ये टुकड़ा है यूनिफॉर्मली एक ही के साथ अटैच है,
वो 10 सेंटीमीटर पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय 20 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट मास ऑन 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट मास। ठीक है, बस यही आपको निकालना है। तो है तो कुछ नहीं क्वेश्चन में, बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, इसको डील कर लेना है मास के हिसाब से। तो यहाँ देखिए यूनिफॉर्म रॉड है, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, 3 kg डिवाइडेड बाई 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 10 सेंटीमीटर वाले का निकालना होगा तो उसका मास कितना आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया 1 kg। इसका मतलब ये कितना हो गया 1 kg। फिर से मास पर यूनिट लेंथ 3 kg डिवाइडेड बाई 30 सेंटीमीटर, और कितने का निकालना है, 20 सेंटीमीटर वाले टुकड़े का निकालना है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया 2 kg। तो ये कितना आ गया 2 kg आ गया। ठीक है, अब बताना है कि 2 kg जो मास है वो 1 kg के मास पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो आइए समझ लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर जहाँ पर वो अटैच्ड है, तो एक दोनों के अटैचमेंट के कारण, कांटेक्ट के कारण ये इस पर एक फोर्स लगाएगा नॉर्मल का 1 kg वाला 2 kg पर, और 2 kg इन रिटर्न 1 kg पर, सेम फोर्स। तो 1 kg मास वाले फ्री बॉडी डायग्राम को लिख लीजिए। ठीक है, क्या हो गया, ये एक फोर्स ये M इसकी तरफ लग रहा है, क्लियर है, और दूसरा टेंशन T1, क्योंकि ये स्ट्रिंग अलग है इसको हम T1 मान ले रहे हैं। ठीक है, वो यहाँ लग रहा है, और वही यहाँ नीचे जाकर ये जो 20 न्यूटन है उसमें भी वही टेंशन T1 लग रहा है, क्लियर है। अब ये देखिए कि ये 32 न्यूटन ज़्यादा है, तो क्या कराएगा, मूव करा देगा इस साइड इसको, पूरे सिस्टम को। ठीक है, तो सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा, चूँकि अटैच्ड है पूरा बॉडी, तो ये रहा एक्सेलरेशन A। ठीक है, तो क्या होगा, ये एक्सेलरेशन A इस पर इधर आपको दिखा देना होगा। नाउ एक्सेलरेशन इधर है और दोनों टाइप का फोर्स इधर लग रहा है, देयरफॉर अगर हम अपोजिट लेकर चलें, ठीक है, हम जिधर मूवमेंट है उसके अपोजिट जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, N नेगेटिव माइनस T1 इज इक्वल टू 1 kg का है 1 इंटू दिस एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट, यानी जिधर मूवमेंट है उधर ही पॉजिटिव ले लिया है, बाकी दोनों फोर्स उसके अपोजिट लग रहा है, और ये इक्विलिब्रियम में है, देयरफॉर T1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। तो ये कितना हो गया, माइनस 20 न्यूटन इज इक्वल टू A। ठीक है, पहला इक्वेशन यहाँ से आपका आ गया। अब आइए सेकेंड वाले के लिए लिखिए फ्री बॉडी डायग्राम। ये कितना है, T2 अवे, और नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। देखिए ऑलरेडी मैंने दिखा दिया फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और मूव किधर कर रहा है, ये मूव कर रहा है। तो अगर ये ले लेते हैं हम इसी डायरेक्शन में, तो T2 प्लस N इज इक्वल टू, ये 2 kg का है, देयरफॉर 2 इंटू A। सेम टेंशन अप्लाइड है, ये T2, इसका मतलब ये कितना हो गया, T2 इज इक्वल टू 32 न्यूटन। सो अगर ये आप एज इट इज़ रख लें, N इज इक्वल टू 2A, और ये कितना हो गया 32 है, इधर जाएगा 32 न्यूटन। ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। ठीक है, निकालना तो आपको क्या है, N ही निकालना है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन को आपको रिमूव करना होगा, तब जाके N के बारे में आपको पता चलेगा। एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, इसके लिए दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। देखिए N इज इक्वल टू 2A माइनस 32
और यहाँ अगर n लिखेंगे तो माइनस n इज इक्वल टू a प्लस 20 अरेंज कर लिए, सिर्फ ऐड कर लीजिए, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 3a, और ये ऐड करने के बाद कितना हो गया -12, देयरफॉर 3a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12/3 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। एक्सेलरेशन कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। कहीं भी वैल्यू डाल दीजिए, -n इज इक्वल टू 4, ये 4 और ये इधर गया तो कितना 20, दैट इज 24 कितना न्यूटन। लेकिन ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि दूसरे ऑब्जेक्ट के कारण जो इस पर नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट। क्लियर है ना? निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पर इस डायरेक्शन में, लेफ्ट की डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया है। इज दैट ओके? ठीक है, तो कितना आ गया 24 न्यूटन आपका रिजल्ट आ गया विद द नेगेटिव साइन, जो ये बता रहा है कि जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है वो मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का कंडीशन ये है कि दो रिजिड सपोर्ट से दो अलग अलग स्प्रिंग लगा हुआ है जिसकी स्टिफनेस कांस्टेंट अलग अलग है, ठीक है, और दोनों के थ्रू एक मास अटैच्ड है और ये पूरी तरह से फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस है। तो बोला जा रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को x डिस्टेंस से if object is displaced by x distance and released, then find acceleration of the object. Find the acceleration of the object. ठीक है, इजी क्वेश्चन है बट डील करना इसलिए ज़रूरी था सो दैट आपको लगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। देखिए, अगर मैं इधर ही मूव करा दूं x से, मान लीजिए ये यहाँ से ऐसे करके यहाँ लाके छोड़ दूं, ठीक है, x डिस्टेंस से, तो ये कैसा दिखेगा उस केस में? ठीक है, थोड़ा सा अपने नॉर्मल पॉइंट से शिफ्ट करके कुछ ऐसे चला जाएगा, ये K2, और ये एलोंगेशन आ जाएगा, इसमें कंप्रेशन आ जाएगा, ये K1 और ये मास M। ठीक है, जब आपने इसको इधर डिस्प्लेस कर दिया x डिस्टेंस से, ये देखिए ये रहा आपका x डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट, मेन पोजीशन से आपने वहाँ तक पहुँचा दिया, तो ये कंप्रेस हो गया। कंप्रेस हो गया तो ये फोर्स किधर लगाएगा? इस डायरेक्शन में। कंप्रेशन के बाद क्या होगा? ये रीस्टोरिंग फोर्स लगाकर वापस जाना चाहेगा और ये पूरी तरह से खींच गया है, एलोंगेट कर गया है, तो ये क्या करेगा? अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना चाहेगा, तो ये भी फोर्स किधर लगाएगा? इसी डायरेक्शन में लगाएगा। क्लियर है? नाउ जो नेट फोर्स होगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू F1 प्लस F2। नाउ आप देख लीजिए, ये F1 कितना है? K1, डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का सेम है, K1x, ठीक है, किधर? निगेटिव डायरेक्शन में, देयरफॉर हम पहले ही यहाँ लगा दे रहे हैं, प्लस ये भी किधर? F2, निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स उसके अपोजिट लग रहा है, देयरफॉर x1 मैंने ये K2, ये x रहेगा। ठीक है, दोनों ऐड हो गया, माइनस
k1 प्लस k2 x। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जिधर डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट, तो हम लिख दें ऐसे, तो आपको ये बात इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, जिधर डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट नेट फोर्स लग रहा है। देयरफॉर जब एक्सेलरेशन आप निकालना चाहेंगे तो एफ नेट इज इक्वल टू m इंटू ए। देयरफॉर a इज इक्वल टू एफ नेट डिवाइडेड बाई m। कितना आया है आपका k1 प्लस k2 और ये माइनस x डिवाइडेड बाई m। यानी मैग्नीट्यूड के हिसाब से लिखना चाहें तो दिस इज इक्वल टू k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई m इंटू x। ठीक है, मैग्नीट्यूड आपका लिखा गया। बट ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि जिधर डिस्प्लेसमेंट आपने किया है एक्सेलरेशन, इट इज acceleration is in the opposite direction। किसके opposite direction? Opposite direction of the displacement। क्लियर है? सो बेसिक पर बिल्कुल जाकर फिक्स रहिए, समझिए कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, उस हिसाब से डील कीजिए उस क्वेश्चन को। ओके, बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सिचुएशन ये है कि कोई मंकी रेस्ट से इस 5 मीटर लंबे रोप पे या स्ट्रिंग पे चढ़ना चाह रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये मंकी है और ये इस पर चढ़ना चाह रहा है। ठीक है, रेस्ट से, याद रखिएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब इसने क्या किया है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन मेंटेन कर लिया है। ठीक है, कितना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और इस मंकी का जो मास है, मास ऑफ द गिवन मंकी इज 15 kg। क्लियर है? तो बताइए कि कितने फोर्स से दिए हुए रोप या स्ट्रिंग को ये होल्ड करे सो दैट कि ये आसानी से इस एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ चढ़ जाए। यानी फोर्स कितने ज़ोर से पकड़े ये मंकी इसको, सो दैट कि ये यहाँ से चढ़ते हुए आसानी से यहाँ तक आ जाए। ठीक है, इसको पकड़ते हुए वहाँ तक पहुँच जाए। तो क्लियर है आपको? फ्री बॉडी डायग्राम आप समझ लीजिए। मंकी क्या है? ये उसका वेट और ये टेंशन। ठीक है, मूव किधर कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में। अगर उसी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं मूवमेंट के, तो T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, देयरफॉर T इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। क्लियर है? m कितना है? 15। a कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। और g हम इन जनरल 10 मान लेते हैं। कितना आ गया? 15 इंटू 11 कितना हो गया? 55 एंड 11 5 165 न्यूटन के फोर्स से इसे होल्ड करके रखना पड़ेगा अपने लिम्स से। ठीक है, नाउ क्वेश्चन ये है कि रेस्ट से चलना शुरू किया तो इस 5 मीटर लंबे रोप में चढ़ने में उसे कितना टाइम लग जाएगा। क्लियर है? तो रेस्ट से चलना शुरू किया है तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू ज़ीरो, और ये 5 मीटर तो ये 0 हो गया, और ये हाफ, और ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की यूनिफॉर्म स्पीड से चढ़ना चाह रहा है तो टी स्क्वायर। ठीक है, ये इधर आ गया 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, देयरफॉर टी इज इक्वल टू रूट अंडर 10 सेकेंड। ठीक है, ये रूट निकाल लीजिएगा कितना आता है, उसके हिसाब से
ये रिज़ल्ट आ चुका है। सो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सिचुएशन ये है कि एक ब्लॉक है जो किसी सरफेस पे रखा हुआ है, उस पर एक मास m है और इस ब्लॉक का मास m डैश है, ठीक है। और ये सरफेस पे रखा हुआ कोई स्ट्रिंग उसे खींच रहा है और यहाँ पर एक पुली लगी हुई है और वो पुली से एक मास m लगी हुई है। तो आपको बताना है कि m इज इक्वल टू वॉट सो दैट m does not slip over, does not slip over the given block of mass m dash, ठीक है। तो अगर ये स्टैटिक है, नहीं चल रहा है, तो ये तो रुका ही रहेगा। इसका मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि ये ए नॉट से नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये होल ब्लॉक भी क्या होगा, इस दिए हुए सरफेस पे इधर की तरफ मूव कर जाएगा ना ए नॉट से, ठीक है। तो तीन सिचुएशन है, 3 FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम आपका बनेगा। अगर ये m के लिए आप लेते हैं, ठीक है, तो टेंशन ये T, एक्सेलरेशन ए नॉट और ये mg, ठीक है। तो अगर देख लीजिए किसके लिए लिए हैं, m के लिए लिए हैं, ठीक है। तो अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है और इसी को हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए नॉट। क्लियर है? t बराबर t उधर लेके जाइए तो ये क्या हो गया, mg माइनस एम ए नॉट, कॉमन ले लीजिए, g माइनस ए नॉट। ये एक इक्वेशन आपका आ गया। मैं सबको साइड बाय साइड लिख दे रहा हूँ सो दैट कि बाद में वाइप करूँ तो कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। पहला इक्वेशन ये आपका आ गया। अब आइए इस मास के लिए, तो ये एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है m, ठीक है। और इसका आपको क्या करना है, एक ये रहा वेट लिखने की वैसे हमें ज़रूरत नहीं थी बट मैंने लिख दिया। अब नॉर्मल कंपोनेंट का अगर ये 90 माइनस थीटा है, चूँकि ये थीटा, अच्छा ये मैंने लिखना छोड़ दिया था, यहाँ पर ये जो है इंक्लाइन सरफेस हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। तो अगर ये सीधे ऊपर लेके जाएं, ठीक है, तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा, थीटा। देयरफॉर ये कितना, n cos थीटा। और ये इस डायरेक्शन में थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये n sin थीटा, ठीक है। मैं इसका अलग से नहीं बना रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास m। आप देख लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में n cos थीटा और mg है, तो इक्विलिब्रियम के हिसाब से आप लिख सकते हैं n cos थीटा इज इक्वल टू mg। और n sin थीटा यानी ये वही फोर्स है जिसके कारण इसको स्लिप ओवर नहीं करना चाहिए, लेकिन पूरा ऑब्जेक्ट और ये बॉडी भी उसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। देयरफॉर n sin थीटा इज इक्वल टू m a नॉट, ठीक है। अगर इसको पहले लिखते n sin थीटा अपॉन n cos थीटा, अगर दोनों को डिवाइड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ठीक है। ये मैं इसलिए अभी निकाल दे रहा हूँ ताकि आपको इस इक्वेशन को डील करने में दिक्कत ना हो और इस क्वेश्चन को डील करते हुए आसानी से आंसर तक पहुंच जाइए। ए नॉट अपॉन जी, यहाँ n से n कैंसिल, कितना आ गया, ये आ गया है tan थीटा इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन जी। इसको मैं यहीं पर छोड़ दे रहा हूँ। अब आइए फॉर m डैश, ठीक है, ये m डैश है, इस पर एक टेंशन और दूसरा ये देखिए अगर ये इस पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है तो ये उसके अपोजिट में लगाएगा या नहीं लगाएगा, तो ये रह गया नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। कंपोनेंट में तो ये थीटा है, आप करके देखिएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, n cos थीटा और ये कितना हो गया, n sin थीटा, ठीक है। अब देखिए
चूँकि ये पूरा बॉडी इधर मूव कर रहा है तो यही पॉजिटिव डायरेक्शन ले लें, तो t माइनस n साइन थीटा इज इक्वल टू, ये कितना है मास, m डैश, ये a नॉट माना हुआ है शुरू से, देखिएगा कहीं पर लिखने में कोई मिस्टेक ना हो जाए, m a नॉट, देयरफॉर t इज इक्वल टू हाउ मच, m a नॉट प्लस n साइन थीटा। ठीक है, देखिए n साइन थीटा कितने के बराबर है, स्मॉल m a नॉट के बराबर है, तो m a नॉट प्लस m a नॉट, a नॉट कॉमन ले लेते हैं, कितना हो गया, m प्लस m हो गया। देखिए तो a नॉट अगर यहाँ से लिखें तो कितना हो जाएगा, g tan थीटा के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं g tan थीटा m और स्मॉल m। ये m ध्यान देने वाली बात है कि ये m डैश है, नहीं तो सारा अभी खेल ही बिगड़ जाता। ठीक है, तो ये m डैश, चूँकि वहाँ m ऑलरेडी माना हुआ है आपका, तो ये t एक आ गया पहले से और आपने वो निकाला हुआ है, तो दोनों टेंशन सेम है, देयरफॉर दोनों को इक्वल कर लीजिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये इक्वेशन 2 यहाँ पर मैंने मान लिया है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये दोनों टेंशन सेम है, अब दोनों वैल्यू पुट कर लीजिए, m g माइनस a नॉट और यहाँ से जो आया था g tan थीटा m प्लस यानी m डैश प्लस m। मैं चाहता हूँ कि a नॉट का वैल्यू आप यहाँ पुट कर लीजिए। ठीक है, तो g माइनस g tan थीटा इज इक्वल टू g tan थीटा m डैश प्लस m। क्लियर, g कॉमन ले लीजिए, तो m1 माइनस tan थीटा g इज इक्वल टू g tan थीटा m डैश प्लस m। ठीक है, g से g कैंसिल आउट, tan थीटा को इधर डिनोमिनेटर में लेके आ जाइए, 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू m डैश प्लस m। इसको अरेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा कॉट थीटा माइनस इसको अरेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा कॉट थीटा माइनस 1, देख लीजिए 1/tan थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा इज इक्वल टू m डैश प्लस m। ठीक है, कितना हो गया ये, कॉट थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू m डैश प्लस m। अब इसको उधर ले जाकर लिख दीजिए, देयरफॉर m इज इक्वल टू m डैश प्लस m डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस 1। यही वो मास आना चाहिए दिए हुए सिचुएशन के हिसाब से, जिसके कारण ये स्लिप ना करे दिए हुए इस ट्रायंगुलर ब्लॉक ऑफ मास m डैश। देयरफॉर m कितना आना चाहिए, वो वाला मास कितना आना चाहिए, m डैश प्लस m डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस 1। अब इसी को न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दे दिया जाएगा तो ये मास आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे एक और न्यूमेरिकल का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।